29 अक्टूबर 2005 उस रोज धनतेरस था और 2 दिन बाद दिवाली। दिल्ली के बाजार में भीड़ इतनी कि पैर रखने तक की जगह नहीं। शाम 5:38 से 6:05 यानी 27 मिनट के भीतर दिल्ली में 3 सीरियल ब्लास्ट हुए। सड़कों पर लाशें बिछ गई, किसी का धड़ अलग तो किसी के हाथ पैर अलग। दर्जनों गाड़ियां जलकर खाक हो गई, दुकानें ध्वस्त हो गई, 67 लोग मारे गए और 200 से ज्यादा जख्मी हुए। 3 साल बाद 13 सितंबर 2008 शनिवार का दिन शाम 5:27 दिल्ली पुलिस को एक ईमेल मिला। लिखा था, ठीक 5 मिनट बाद आप तेज और सटीक और लगातार हमले देखेंगे। दिल्ली पुलिस इस मैसेज को डिकोड करती उससे पहले ही दिल्ली धमाकों से दहल उठी। एक के बाद एक 5 अलग अलग जगहों पर सीरियल ब्लास्ट हुए, 25 लोग मारे गए और 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। इन दोनों बम ब्लास्ट के पीछे पाकिस्तानी आतंकी संगठनों का हाथ था। 2005 बम ब्लास्ट की जिम्मेदारी लश्कर ए तोयबा ने ली और 2008 बम ब्लास्ट की जिम्मेदारी इंडियन मुजाहिदीन ने ली। आज की इस एनालिसिस में हम समझेंगे दिल्ली बम ब्लास्ट जो 2005 और 2008 के बीच हुए और बटला हाउस इनकाउंटर को। नमस्ते, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। दिल्ली के पहाड़गंज का नेहरू मार्केट एक जगह है, 6 टूटी चौक। 29 अक्टूबर 2005 को लोग धनतेरस की खरीदारी में जुटे थे। बाजार खचाखच भरा हुआ था। शाम 5:38 पर एक ज्वेलरी शॉप के पास बम ब्लास्ट हुआ। दिल्ली पुलिस के मुताबिक धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास खड़े लोगों के चीथड़े उड़ गए। दुकानें भर भरा कर गिर गई, दीवारें टूट गई, कई लोग हवा में उड़ गए। जमीन पर टुकड़ों में बटा उनका शरीर मिला और इसमें 17 लोग मारे गए। जब पहाड़गंज बाजार जल रहा था तभी दिल्ली परिवहन निगम की एक बस कालका जी मंदिर के पास पहुंची। एक शख्स बस में ही अपना बैग छोड़कर उतर गया। बगल में बैठा पैसेंजर जोर से चिल्लाया, देखो एक आदमी अपना बैग छोड़कर भाग गया। बस में सवार लोगों को पहाड़गंज धमाके की खबर मिल चुकी थी। ड्राइवर कुलदीप सिंह और कंडक्टर बुद्ध प्रकाश भाप गए कि बैग में कुछ गड़बड़ चीज है। वो फौरन बस को गोविंदपुरा में एक कम भीड़ वाली जगह पर ले गए। जल्दी ही बस से 70 पैसेंजरों को उतार लिया गया। इसके बाद ड्राइवर ने बैग खोला तो उसमें तार जैसा कुछ दिखाई दिया। उसने बैग को बाहर की ओर फेंक दिया। बैग हवा में ही ब्लास्ट हो गया। आसपास खड़े करीब आधा दर्जन लोग जख्मी हो गए। कुलदीप बाल बाल बच गया, लेकिन हमेशा के लिए अपनी आंखें खो बैठा। अभी जानते हैं कि आग बुझी तो चारों ओर लाशें ही लाशें बिखरी मिली थी। शाम 6 बजे दिल्ली का सरोजनी मार्केट, सबसे भीड़ भाड़ वाली जगह। यहाँ एक जूस की दुकान है, शाम जूस कॉर्नर। वहां एक आदमी अपना बैग छोड़कर चला गया। दुकान पर काम करने वाले छोटू यादव को वो बैग मिला। छोटू दिल्ली में हो रहे धमाकों से बेखबर था। उसने अपने मालिक लालचंद सलूजा से कहा कि भाई साहब, ये बैग कोई छोड़ गया है, मैं कब से पूछ रहा हूँ, कोई बता नहीं रहा कि किसका है। लालचंद सलूजा ने कहा कि खोल लो बैग, देखो उसमें क्या है। छोटू ने कहा, मैं किसी का बैग नहीं खोलूंगा, कोई मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा देगा। छोटू ने हाथ से बैग दबाया, उसमें लगा कि कुकर जैसा इसमें कुछ अंदर है। उसने ये बात लालचंद को बताई। लालचंद ने उससे बैग लिया और पुलिस को देने जाने लगा। वो जैसे ही बैग लेकर आगे बढ़ा, ब्लास्ट हो गया। इस बार ये धमाका पहाड़गंज और गोविंदपुरा इलाके में हुए धमाकों से ज्यादा भयानक था। दुकान के पास रखे 2 सिलेंडर भी फट गए। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई, दुकानें जलने लगी और लोगों की चीख पुकार की आवाज आने लगी। कुछ देर बाद धमाके का धुआं ठंडा हुआ तो पता पड़ा कि चारों ओर लाशें ही लाशें बिखरी हुई हैं। जूस दुकान के मालिक लालचंद सलूजा भी काल के गाल में समा गए। धमाका इतना जोरदार था कि लाशें देखकर ये पहचान पाना भी मुश्किल था कि कौन पुरुष है और कौन महिला।
सरोजनी नगर मार्केट में एक दीवार पर मरने वाले लोगों के नाम एक शिलापट पर दर्ज हैं। इसमें 50 लोगों के नाम लिखे हुए हैं। इनमें महिला, पुरुष और बच्चों के नाम शामिल है। एक बच्चा तो सिर्फ 9 महीने का था। माता पिता ने उसका नाम भी नहीं रखा था। इन तीनों हमलों में कुल 67 लोग मारे गए और 200 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। कई लोग तो इस तरह जख्मी हुए कि आज तक नहीं उबर पाए। किसी ने अपने दोनों पैर गंवाए, किसी ने हाथ। इनमें ज्यादातर लोग वो थे जो धनतेरस की शॉपिंग करने गए थे। सरोजनी नगर के रहने वाले भगवान दास के बेटे, बहू और बेटा तीनों शॉपिंग करने गए थे। बम धमाकों में तीनों चल बसे। इन धमाकों पर गृह मंत्रालय का कहना था कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच को विस्फोट से पहले खुफिया जानकारी मुहैया कराई गई थी, लेकिन वो उस पर कार्रवाई नहीं कर सकी। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में विस्फोटों से 15 दिन पहले अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर हैदराबाद, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई नहीं जाने की सलाह दी थी। पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर तैयबा ने एक वेबसाइट पर इस्लामिक इनकलाब महाज नाम से इन धमाकों की जिम्मेदारी ली। दिल्ली पुलिस ने बम धमाकों में शामिल संदिग्ध हमलावरों में से एक के 3 स्केच जारी किए। कुल 3 आरोपी बनाए गए: तारिक अहमद डार, मोहम्मद हुसैन फाजिल और मोहम्मद रफीक शाह। तीनों श्रीनगर के रहने वाले थे। 11 नवंबर 2005 को तारिक अहमद डार को कश्मीर से गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस का दावा था कि डार अक्टूबर में दिल्ली में था और कई जगहों पर जाकर टोप यानी रेकी कर रहा था। डार को पुलिस ने मास्टरमाइंड बताया। करीब 12 साल मुकदमा चला। 2017 में दिल्ली की एक ट्रायल कोर्ट ने डार को राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने, साजिश रचने, हथियार इकट्ठा करने, हत्या और हत्या के प्रयास के आरोपों में दोषी ठहराया और 10 साल की सजा सुनाई, जबकि बाकी 2 आरोपियों को बरी कर दिया। चूंकि डार 11 साल से जेल में बंद था, लिहाजा उसे कोर्ट ने रिहा कर दिया। अब ये जानते हैं कि दिल्ली ब्लास्ट 2008, इसके बारे में थोड़ी सी जानते हैं कि एक के बाद एक 5 सीरियल ब्लास्ट हुए और उसमें 30 लोग मारे गए। पूर्व आईपीएस और बटला हाउस एनकाउंटर को लीड करने वाले कर्नल सिंह ने अपनी किताब बटला हाउस का सच में कहा कि 13 सितंबर को शनिवार था। मैं घर पर ही था और साइंस फिक्शन की एक किताब पढ़ रहा था। बेटी रेनू ने पूछा, चाय चाहिए? मैंने के साथ जवाब दिया और वो रसोई में चली गई। कुछ देर बाद वो चाय लेकर लौटी। बेटा अपनी नोटबुक लेकर दौड़ता हुआ मेरे पास आया। बोला, पापा प्लीज ये मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में मेरी हेल्प कर दीजिए। आमतौर पर मुझे परिवार के साथ समय बिताने का मौका नहीं मिलता था। मैं वीकेंड को परिवार के साथ भरपूर एंजॉय करना चाहता था। इसी बीच मेरे फोन पर एक घंटी बजी। शनिवार की शाम किसका फोन हो सकता है, ये सोचते हुए मैंने फोन उठाया तो स्क्रीन पर एक पत्रकार का नाम दिखाई दिया। उन्होंने कहा, सर क्या करोल बाग में कोई विस्फोट हुआ है? तभी मेरे घर की फोन की घंटी बजने लगी। मेरे दूसरे फोन पर पुलिस कंट्रोल रूम से कॉल आ रही थी। मैंने पत्रकार से कहा, दोबारा फोन करता हूं आपको, मेरे पास एक और कॉल आ रही है। पीसीआर की कॉल उठाया तो पता चला कि कुछ ही मिनट पहले करोल बाग में विस्फोट हुआ है। मैंने टीम से कहा कि तुरंत वहां पहुंचो। अभी मैं रास्ते में ही था कि मुझे पीसीआर से एक और कॉल आई। बताया कि 6:30 पर कनॉट प्लेस में धमाका हुआ है। वहां कूड़ेदान में बम रखा था। 5 मिनट बाद मुझे वायरलेस पर 3 और धमाकों की खबर मिली। ग्रेटर कैलाश, एम ब्लॉक मार्केट में 2 धमाके और 1 धमाका 12 खंडा रोड में। इन जगहों पर भी कूड़ेदान में ही विस्फोटक रखा हुआ था। करोल बाग में शाम 5:55 पर बम ब्लास्ट हुआ था। जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि उस इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ था। मुझे बताया गया कि धमाका इतना तेज था कि एक ऑटो रिक्शा जमीन से कई फीट ऊपर तक उड़ गया। उस ऑटो के परखच्चे उड़ गए। पूरी सड़क पर
खून ही खून पसरा हुआ था। दिल्ली सीरियल ब्लास्ट में कुल 25 लोगों की मौत हुई और 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। बाद में पता चला कि आतंकियों ने बम प्लांट करने के बाद दिल्ली पुलिस को ईमेल भेजा था। ईमेल में लिखा था, ठीक 5 मिनट बाद आप तेज, सटीक और लगातार हमले देखेंगे। 9 सबसे शक्तिशाली सिलसिलेवार बम विस्फोट। पुलिस इसे डिकोड करने की कोशिश कर रही थी कि धमाकों का सिलसिला शुरू हो गया। ये ईमेल आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन की तरफ से भेजा गया था। गुब्बारे बेचने वाले की मदद से पुलिस ने तैयार किया था आतंकियों का स्केच। आइए अब थोड़ा इसे जानते हैं। पूर्व आईपीएस कर्नल सिंह लिखते हैं कि धमाके के एक दिन बाद 14 सितंबर की रात करीब 3 बजे मेरे फोन पर घंटी बजी। 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी डीसीपी आनंद मोहन का फोन था। उन्होंने कहा कि हमें एक चश्मदीद गवाह मिला है। बारखंबा रोड पर गुब्बारे बेचने वाले राहुल नाम के 11 साल के लड़के ने 2 लोगों को ऑटो रिक्शा से उतरते देखा था। राहुल के मुताबिक उसने कूड़ेदान में प्लास्टिक का थैला फेंकते हुए एक आदमी को देखा था। उसकी लंबी दाढ़ी थी और वो काले रंग का कुर्ता पजामा पहना हुआ था। दूसरे शख्स ने कमीज और पतलून पहन रखी थी। राहुल को फिलहाल कनॉट पुलिस थाने में रखा गया है। राहुल की मदद से पुलिस ने आतंकियों के 3 स्केच बनाए। इनमें से एक की पहचान राहुल ने की थी। पुलिस ने धमाके की धमकी वाले ईमेल का आईपी एड्रेस खंगाला तो पता चला कि पूर्वी दिल्ली के एक साइबर कैफे से मेल भेजा गया है। हालांकि कैफे के मालिक ने उसका पहचान पत्र वगैरह नहीं रखा था, इसलिए पुलिस ने कैफे से 11 कंप्यूटर जब्त कर लिए। जांच में पता चला कि ईमेल भेजने वाला कंप्यूटर का अच्छा खासा जानकार था। मेल भेजने के पहले कंप्यूटर में तारीख और टाइम बदल दी थी, फ्रेश ईमेल आईडी बनाई थी। पुलिस की जांच में यह भी पता चला कि हमला करने वाला जिस फोन का इस्तेमाल कर रहा था उसका लोकेशन जामिया नगर के बटला हाउस इलाके में था। अब ये समझते हैं कि कैसे एक सिम कार्ड बेचने वाली कंपनी का सेल्समैन बनकर आतंकियों तक पुलिस पहुंची। 19 सितंबर 2013 सुबह दिल्ली पुलिस को पता चला कि बटला हाउस के पास L18 बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 108 में कुछ संदिग्ध लोग हैं। पुलिस को यह भी पता चला कि इन लोगों ने हाल ही में प्रीपेड से पोस्टपेड में कनेक्शन करवाया है, जिसका वेरिफिकेशन करना अभी बाकी है। पुलिस ने तय किया कि उनका एक आदमी सेल्समैन बनकर उनके पास वेरिफिकेशन के बहाने जाएगा। बटला हाउस जामिया मिलिया इस्लामिया मेट्रो स्टेशन से पैदल 10 मिनट की दूरी पर था। बटला हाउस चौक उतरने पर पास में ही खलीलुल्लाह मस्जिद है। इसके पीछे करीब 50 कदम चलने पर वो गली है जिसमें L18 बिल्डिंग है। 4 मंजिला L18 बिल्डिंग के दोनों तरफ भी इतनी ही ऊंची बिल्डिंगें बनी हुई हैं। पुलिस ने 2 टीमें बनाई। पहली टीम को इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा लीड कर रहे थे। उनके साथ 18 पुलिस वाले थे। दूसरी बैकअप टीम थी जिसे डीएसपी संजीव यादव लीड कर रहे थे। 19 सितंबर को सुबह 11 बजे दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई शुरू करी। इंस्पेक्टर मोहन शर्मा की टीम से एसआई धर्मेंद्र सेल्समैन बनकर ऊपर गए। उस कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। 4-5 लड़के फ्लैट के अंदर थे। जो लड़का गेट पर आया उसने धर्मेंद्र से बदतमीजी करी। धर्मेंद्र ने आकर डीसीपी संजीव यादव को बताया कि 4थे फ्लोर पर फ्लैट का दरवाजा एल शेप में है और अंदर 4-5 लोग हैं। इसके बाद पुलिस फिर से उस फ्लैट में पहुंची। सामने वाला दरवाजा बंद था। टीम ने आवाज दी लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा ने लेफ्ट साइड वाले दरवाजे को धक्का दिया। धक्का देते ही दरवाजा खुला। जैसे ही पुलिस अंदर घुसी उधर से फायरिंग होने लगी। इंस्पेक्टर शर्मा और हेड कांस्टेबल बलवंत सिंह को गोली लग गई। फौरन बैकअप टीम उन्हें अस्पताल ले गई। इसके बाद बैकअप टीम के संजीव यादव और उनके साथियों ने मोर्चा संभाला। पुलिस की फायरिंग में 2 लड़के मारे गए जबकि 2 लड़के भाग निकले।
एक लड़के ने खुद को वॉशरूम में बंद कर रखा था, वो बाद में जिंदा पकड़ा गया। उसी दिन शाम को इंस्पेक्टर मोहन शर्मा की मौत हो गई। मारे गए आरोपी आतिफ अमीन और मोहम्मद साजिद थे। जिंदा पकड़ा गया लड़के का नाम मोहम्मद सैफ था। उसकी मदद से पुलिस ने उन दो लड़कों को भी गिरफ्तार कर लिया जो भाग गए थे। उनके नाम आरिफ खान और शहजाद अहमद थे। मानवाधिकार संगठन ने बटला हाउस एनकाउंटर को फर्जी बताया। कोर्ट में न्यायिक जांच की मांग की, लेकिन कोर्ट ने ऐसी जांच करने से इनकार कर दिया। 2021 में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आरिफ को सजाए मौत और शहजाद को उम्र कैद की सजा सुनाई। अभी जानते हैं कि सलमान खुर्शीद ने एक बार कहा था कि बटला हाउस एनकाउंटर की तस्वीर देख रो पड़ी थी सोनिया गांधी। आइए वो क्या वाकया था, इसे समझते हैं। 9 फरवरी 2012, जगह यूपी का आजमगढ़। विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी थी। पहले चरण की वोटिंग भी हो चुकी थी। कांग्रेस नेता और तब के केंद्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा, मैंने सोनिया गांधी को बटला हाउस एनकाउंटर की तस्वीर दिखाई तो वो रो पड़ी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि ये तस्वीरें मुझे मत दिखाओ, जाओ प्रधानमंत्री से बात करो। हमने प्रधानमंत्री से बात करी, मामला आगे बढ़ा। यह भी तय हो गया कि कौन सा रिटायर्ड जस्टिस इसकी जांच करेगा, लेकिन उस समय देश में चुनाव थे। हमने मानवाधिकार आयोग जाने का फैसला किया। हम सुप्रीम कोर्ट तक गए। हमें उम्मीद थी कि राहत मिल जाएगी, लेकिन राहत नहीं मिली। तब कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी बटला हाउस एनकाउंटर पर सवाल उठाए थे। हालांकि गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने उस एनकाउंटर को सही ठहराया था। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह लंबे समय से ऐसा करते आ रहे हैं। मैं उनकी भावनाओं का सम्मान करता हूं, लेकिन बतौर गृह मंत्री मैं ये कहना चाहता हूं कि वो एनकाउंटर जेन्युइन था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई चुनावी सभाओं में बटला हाउस एनकाउंटर का जिक्र करते हुए सोनिया गांधी को घेर चुके हैं। 2019 में मध्य प्रदेश में चुनावी सभा के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा था कि बटला हाउस एनकाउंटर पर जब आतंकी मारे गए तो एक राज दरबारी ने दुनिया को बताया था कि रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाने वालों के आंसू थम नहीं रहे थे। प्रधानमंत्री ने सोनिया गांधी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा सोनिया की तरफ ही था। मोदी कई बार बटला हाउस का जिक्र कर कांग्रेस को घेर चुके थे। तो ये था एक एनालिसिस, या एनालिसिस ना कहें तो ये थी एक स्टोरी जो बताई कि दिल्ली में जो 3 ब्लास्ट हुए और बटला हाउस एनकाउंटर जो हुआ वो किस तरीके से हुआ। उम्मीद है आपको ये विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो अपने विचार हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी और सब्जेक्ट, किसी और एनालिसिस के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।